Hello everyone. As in the last lecture we have discussed about the Article 13. So we have discussed about Article 13 and its each clause. Okay. Now in this video we are going to discuss further. Let's start. Okay. So मैं आपको यहाँ पे बेसिकली अगर ये पढ़ एक बार रीड भी करूँ तो भी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा कि यार इसका मतलब क्या है. जैसे ऑल लॉज इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना. दैट इज़ मतलब कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में बात कर रहा है. देन the state shall not make any law that takes away or abridges the right conferred to this part and any law made that is states shall not make any law मतलब कोई ऐसी लॉ ना मतलब ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करना. इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड ये लॉ की डेफिनेशन बताता है मतलब कि लॉ में क्या आता है जैसे कि ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाई लॉ ऐसे ना ये सारे. ओके ऐसे ही लॉ इन्फोर्स का मीनिंग क्या है लेट बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर मस्ट बी सम लॉज व्हिच हैव नॉट बीन प्रीवियसली रिपील्ड है ना. ऐसे ही आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है वो है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368. नाउ ये आया था कब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1971 में. ओके और फिर से क्या करेंगे एक बार हम फिर से ना आर्टिकल 13 को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे जिससे कि अगर लास्ट लेक्चर में किसी को नहीं समझ में आया ना तो उसको भी थोड़ा बहुत आ जाए समझ में. मतलब मैं ट्राई तो यही करूँगा कि पूरा आ जाए बट हाँ अगर किसी को नहीं आया ओके लेट स्टार्ट. आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली ये ना आर्टिकल 13 है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ यही लिखा है क्योंकि ये वहीं से कॉपी पेस्ट करा गया यहाँ पे. 13 क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करा जाता है. 13 क्लॉज 2 में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात किया जाता है. 13 क्लॉज 3 में लॉज के बारे में और लॉज इन्फोर्स के बारे में बात किया जाता है. 13 क्लॉज 4 में आर्टिकल 13 वर्सेस 368 की डिबेट है जिसमें कुछ होता है. तो ऐसे बेसिकली आपको एक ओवरव्यू है तो आपको याद रहेगी चीज़ें. अदरवाइज क्या होगा ना कि आप भूल सकते हो. तो बेसिक जो मेरी एक अप्रोच है मेरे यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है कि मैं ट्राई करूं कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके अंडरस्टैंडिंग और जो ये आर्टिकल्स हैं वो पढ़ना सिखा दूं. बेसिकली आर्टिकल 13 जो है तो आर्टिकल 13 यही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना वो यही लिखा है इतना ही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में. अब आज हम क्या करते हैं ना आज हम इसको एंड में रीड करेंगे. पहले इसके सभी क्लॉजेस को 1 by 1 रीड आउट कर लेते हैं. आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट इज मीन द लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट इज फंडामेंटल. अगर कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर रही है या अब्रिज कर रही है तो उस चीज़ को लिए तो इन राइट्स को ना प्रोटेक्ट करने के लिए किससे फ्रॉम आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल 13 दिया गया है. ठीक है तो बेसिकली अगर कोई लॉ है ठीक है वो और ये लॉ है मान लो ठीक है ये और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है अब ये लॉ देखी जाएगी भाई ये जो लॉ है हमारी वो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे तो नहीं कर रही है या जो लॉ है वो कंसिस्टेंट है कोहेरेंस में है फंडामेंटल राइट्स की नहीं. बेसिक तो यही है इसका अंडरस्टैंडिंग पूरी मतलब कि कोई भी लॉ हम ऐसी नहीं बना सकते जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करे या उनको अब्रिज करे. समझ गए. सो आर्टिकल 13 बेसिकली एक्ट एज एन गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. वाई बिकॉज बाय द वे अगर कोई लॉ ऐसी बना दी जाती है स्टेट के द्वारा या कोई ऐसी लॉ है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करे. ठीक है जो सुप्रीम कोर्ट है जुडिशरी है आप वहाँ पे जा सकते हो. जुडिशरी इसको नल एंड वॉइड कर देगी तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ गार्डियन ऑफ व्हाट फंडामेंटल राइट. क्योंकि जुडिशरी उस लॉ को हटा देगी जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करेगी या अब्रिज करेगी. तो दैट्स मीन्स कि इट्स दैट सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ पार्लियामेंट है ना. इट गिव्स जुडिशियल रिव्यू टू होम टू जुडिशरी एंड इट्स अ वेपन अगेंस्ट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. दैट इज अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाई जाती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होंगी या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कन्फर ना कर रही हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होंगी. ठीक है सपोज बेसिकली क्या है कि अगर कोई लॉ है ठीक है लॉ मेड और एग्जिस्टिंग उसको हम चेक करेंगे फंडामेंटल राइट से वो कंसिस्टेंट है या नहीं है. अगर वो कंसिस्टेंट है तो वैलिड है. अगर नहीं है इनकंसिस्टेंट है तो वॉइड हो जाएगी वो लॉ नल एंड वॉइड कर दी जाएगी. दैट वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी. बेसिक अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 13 का यही है. ठीक है पहली चीज़ तो नाउ आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इसमें क्या लिखा है दैट ऑल लॉज इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ऑल लॉज इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया व्हेन बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि बिफोर 26 ऑफ जैन 19. ठीक है insofar as they are inconsistent with the provision of part 3. इसके inconsistent with the provision of the part 3 shall to the extent of such inconsistency be void. What does it mean? Before the constitution came into force, that is before the commencement of the constitution, there are many laws which have already been existing, but after the constitution start operating those old laws मतलब 26 of Jan 1950 के बाद क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट हो गया द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो ओल्ड लॉज थी वो जो लॉज हैं जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन से जो पहले थी जो मतलब बिफोर 26 ऑफ जन 1950 थी द ओल्ड लॉज हैड टू कन्फर टू फंडामेंटल राइट्स. ओके मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट होंगी देन दे विल बी व्हाट दे सेल to the extent of such inconsistency be void. Okay, if any old law violate fundamental rights that law would become void to the extent of inconsistency. Okay, that is all law enforced immediately before the commencement that is 26th of January that is pre constitutional law मतलब constitution से पहले जो law inconsistent with this provision that is fundamental rights की अगर कोई भी law pre constitutional law inconsistent होगी इससे with the provision of the part 3 में क्या है part 3 में fundamental right then that law to the extent of such inconsistency be void. ठीक है to the extent of such inconsistency be null and void. Then there are two doctrines. Doctrine of
सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ओके, अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहती है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बेसिक मीनिंग है टू सेपरेट। ओके, मतलब कि यार कोई लॉ है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थी, उसमें अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फंडामेंटल राइट्स भी आ गए, ठीक है। अब कोई लॉ थी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल थी, उसमें कुछ मान लो फंडामेंटल राइट्स को, कुछ आर्टिकल्स उसके अंदर या कुछ सेक्शंस उसको फंडामेंटल राइट्स को कन्फर नहीं कर रहे, तो वो क्या होंगे? वॉइड, इनवैलिड, ठीक है। और बाकी लॉ जो कन्फर कर रहा होगा वो तो वैलिड होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है कि टू सेपरेट, मतलब कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, सपोज करो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। अब ये आर्टिकल 13 के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशरी का है, तो मान लो जो इनवैलिड पोर्शन होगा ना, जो पार्ट 3 को कन्फर नहीं करेगा, वो तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। जो वैलिड पोर्शन होगा ना, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक केस था, एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उसमें क्या था कि सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, वो टेक अवे कर रहा था कुछ हमारे राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट। तो उसको आर्टिकल सेक्शन 14 जो था ना प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, और बाकी की जो लॉ थी ना प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, वो एज इट इज रही। दैट इज सपोज ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की एक लॉ है, इसको चेक किया गया कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो जो इनवैलिड था सेक्शन 14 था, वो इनवैलिड था तो उसे हटा दिया गया, और जो बाकी लॉ है वो वैलिड रही, ठीक है। ऐसे ही FN बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे भी हुआ, उसमें भी बॉम्बे प्रिवेंशन एक्ट में सेक्शन 13 क्लॉज बी को भी वॉइड कर दिया गया, ठीक है। फिर आती है हमारी सेकंड डॉक्ट्रिन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। मतलब मैं इसको और डिटेल में भी कर दूंगा, अभी थोड़ा बेसिक को ले लो ओवरव्यू। तो उसके बाद आती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स मीन्स टू हाइड। एक ग्रेड पड़ता ना, चंद्र ग्रेड, सूर्य ग्रेड, तो उसमें क्या होता है कि जैसे सूरज है, ठीक है, अब चंद्रमा उसके सामने आ गया, तो सूरज तो है ना, चंद्रमा सामने आ गया, अब सूरज दिख नहीं रहा, समझ रहे? ऐसे ही कुछ होता है मतलब इसका। दैट इज कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स के, देन वो नल एंड वॉइड नहीं कर दी जाएगी टोटली। मतलब कि अगर कोई लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, तो उसको अनइन्फोर्सिबल बना दिया जाएगा। दैट्स मीन कि डोरमेंट स्टेट में रखी जाएगी। मतलब कि वो लॉ तो एग्जिस्ट करेगी, बट उसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी, वो डोरमेंट स्टेट में हो जाएगा, वो अनइन्फोर्सिबल हो जाएगी, डोरमेंट स्टेट में चली जाएगी। इसका जो सबसे लैंडमार्क केस है वो है विकाजी कामा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें क्या था कि एक बेरार मोटर व्हीकल एक्ट था, जो आर्टिकल 19 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था। क्योंकि आर्टिकल 19 में क्या दिया जाता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ऐसे ही एक और है फ्रीडम टू प्रोफेशन। तो उसको ना, इसको ये वायलेट कर रहा था क्योंकि इसमें ना मोनोपोली हो रही थी बेरार मोटर व्हीकल एक्ट में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लिख गया, और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से क्या हुआ कि जो ये बेरार मोटर व्हीकल एक्ट है, वो आर्टिकल 19 ने एक्लिप्स कर लिया। मतलब कि अब बेरार मोटर व्हीकल के एक्ट का इन्फोर्सिबल नहीं रहा, ठीक है। अब हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, लेटर देयर मस्ट बी सम अमेंडमेंट। और अगर बाद में कोई अमेंडमेंट होता है जिससे कि जो इनकंसिस्टेंसी है वो अगर हटा दी जाती है, तो बेरार मोटर व्हीकल एक्ट दोबारा से इन्फोर्सिबल हो जाएगा, समझ गए? अब स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली अभी तक जो हमने देखा ना, वो था आर्टिकल 13 क्लॉज 1, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये बेसिकली पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। दैट इज वो लॉ जो 26 जनवरी 1950 के बाद स्टेट के द्वारा बनाई गई। तो इसमें क्या लिखते हैं? स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट कोई भी ऐसी लॉ नहीं बना सकता विच टेक्स अवे अब्रिजेस द राइट कन्फर इन पार्ट 3, जो कि पार्ट 3 के राइट्स को टेक्स अवे या अब्रेज करे। एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन टू सच दिस क्लॉज, अगर कोई लॉ ऐसी बना दी जाती है जो इस क्लॉज के अगेंस्ट है, देन टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंट्रावेंशन बी वॉइड। ओके, मतलब कि आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। ओके, अगर बाई चांस इफ द स्टेट मेक सच अ लॉ, देन दैट लॉ बिकम वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ वायलेशन। दस पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ओके, सपोज इसमें बेसिकली आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या है कि स्टेट को रिस्ट्रिक्शन दी है कि तुम भाई साहब कोई सेल नॉट मेक एनी लॉ, कोई भी ऐसी लॉ मत बना देना जो टेक्स अवे करे और अब्रेज करे किसको? राइट कन्फर इन दिस पार्ट। किस पार्ट में? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। अगर बना दी हुई तो टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन वॉइड हो जाएगी वो लॉ, ठीक है। अब 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 को हम एक बार ढंग से देख लेते हैं, मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 13 क्लॉज 1 अगर आपसे कोई पूछे तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बिफोर 26 एंड 1950 उनको हम चेक करते हैं कंपैटिबिलिटी विद द फंडामेंटल। अगर वो कंसिस्टेंट होगी तो रिमेन वैलिड, अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। ऐसे ही जो पोस्ट 13 क्लॉज 2 में क्या बात करता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट स्टेट मेक्स अ लॉ। अगर कोई स्टेट ने कोई लॉ बनाई तो हम उसको चेक करेंगे वेदर इट्स वायलेट फंडामेंटल राइट्स और नॉट। अगर वो वायलेशन नहीं कर रही होगी तो वो वैलिड होगी, अगर वो वायलेट कर रही होगी तो वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, तो वो नल एंड वॉइड कर दी जाएगी, समझ गए? अब आते हैं हम अपने आर्टिकल 13 क्लॉज 3 पे। 13 क्लॉज 3 क्या कहता है? 13 क्लॉज 3 डिफाइन करता है लॉ और लॉज इन फोर्स। व्हाट डज इट बेसिकली मीन? तो आर्टिकल 13 क्या बात करता है कि लॉ मतलब कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, कस्टम्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, और लॉज इन फोर्स मतलब कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टिल एग्जिस्टिंग बिफोर 1950 एंड नॉट रिपील्ड। ओके, नाउ आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या बात करता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या बात करता है? ठीक है, अब सुनो क्या बात हुई यहाँ। बेसिकली कहा क्या जा रहा है, यहाँ बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि लॉ, कोई लॉ है, ठीक है, वो आ गई, सपोज कोई लॉ है, ठीक है, और यहाँ क्या है, और लॉ है, और यहाँ क्या है, अपने फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब अंडर आर्टिकल 13 जो है वो उसके अंदर एक पावर है, पावर ऑफ व्हाट? तो जुडिशरी रिव्यू वाला, ठीक है। जुडिशरी रिव्यू क्यों करने की? दैट टू चेक दी कंपैटिबिलिटी ऑफ दैट लॉ विद द फंडामेंटल राइट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट है उसको उससे इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, ठीक है।
तो आप कैसे चेक करेंगे? तो अगर कोई लॉ, अब लॉ क्या है, तो लॉ का जो मीनिंग है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में दिया है कि लॉ के अंडर क्या क्या आता है। लॉ के अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 अगर आप पढ़ोगे तो लॉ इंक्लूड्स व्हाट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम, सब कुछ, ठीक है, ब्रॉडर डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद कि अब कोई लॉ है, तो ये तो लॉ हो गई। अब लॉ कैसी हो सकती है? एक होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक हो सकती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। और जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंडर डील होती है। दैट इज, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है तो वो अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंडर डील होगा, ठीक है। ऐसे जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उनके बारे में अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दिया गया है, ठीक है। तो हमने कितने पढ़ लिए? हमने पढ़ लिए 13(1), 13(2), 13(3), ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? 13(4), ठीक है। और जो कि मैंने आपसे बोला था कि मैं इसको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाऊंगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4, एक्चुअली इट वाज एडेड बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971, ओके। इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब आया? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। उसमें क्या लिख दिया? उसमें ये इंसर्ट किया गया कि नथिंग in this article, in which article 13 shall apply to any amendment of the constitution made under article 13 368, that is कि अगर हम कोई constitutional amendment करते हैं under article 368, तो under article 13 you do not have any power to judicially review it। बेसिक मीनिंग ये, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13, ठीक है। तो इससे क्या इन्फ्रेंस हो रहा है, क्या इन्फ्रेंस क्या निकाल पा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन तो पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन करेगी? पार्लियामेंट। तो इसमें बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट बी चैलेंज अंडर, तो मतलब कि उसको आप अंडर आर्टिकल 13 चैलेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ना, तो डेट्स मीन यहाँ पे किसकी पावर ज़्यादा हो रही? पार्लियामेंट थोड़ी स्ट्रॉन्ग मालूम पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना डिस्कस ही करते हैं पूरी कि ये कहानी क्या है, जो बेसिकली बहुत से लोग कुछ कहते हैं कि डिबेट बिटवीन आर्टिकल 13 368 और इनके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो। सो वाई आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इंसर्टेड? एक्चुअली इट वाज इंसर्टेड बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, बट वाई? टू अंडरस्टैंड दिस क्लॉज we must understand the constitutional conflict between judiciary and parliament. Actually there was a tussle between judiciary and parliament कि भाई कौन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द सेंट्रल क्वेश्चन, जो हमें आगे इस डिबेट में पता लगेंगे कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, मतलब कि कौन पावरफुल है, आर्टिकल 13 पावरफुल है या आर्टिकल 368, ठीक है। और बेसिकली यार ये ना एक कॉपी है जो मतलब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की है, जिसमें ये देखो कुछ लिखा है कि अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 13 इन द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड एंड नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे होगा, देखना, इसमें लिखा है द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, ठीक है। उसके बाद नथिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे इन एक्सरसाइज ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूट पावर अमेंड बाई वे ऑफ एडिशन वेरिएशन रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन लेट डाउन इन द आर्टिकल। तो बेसिकली ये कुछ लिखा है, ठीक है। मतलब ये बेसिक अमेंडमेंट थे। आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 इंसर्ट किया गया था और आर्टिकल 368 को भी अमेंडमेंट की। नाउ एज वी हैव फिनिश्ड विद आवर डिस्कशन विद क्लॉज 1, 2 and 3, नाउ द क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 13। टू अंडरस्टैंड द क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 13 of the Constitution of India, let start from the very beginning, okay, then at the end you are gonna get to know about, तो आर्टिकल 13 में बेसिकली हम बात क्या करते हैं? आर्टिकल 13 में बेसिकली हम बात करते हैं कि लॉ क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 वर्सेस अंडर आर्टिकल 13 की एक डिबेट होती है और कुछ डॉक्ट्रिन्स होती हैं जो कि हमने जैसे दो तो पढ़ी नहीं हमने, जो एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और दूसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट, एक्लिप्स, है ना। तो बेसिक मीनिंग क्या है दैट कि आर्टिकल 13 का बेसिक मीनिंग क्या है? आर्टिकल 13 बोलता है कि एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, दैट इज इनकंसिस्टेंट विद वूम फंडामेंटल राइट पार्ट 3, इट विल बी इनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायस, ओके। अगर कोई लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 से, तो वो इनवैलिड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो उसके लिए दिया गया जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा? जुडिशरी। तो जुडिशरी विल गोना डिसाइड वेदर द लॉ इज कंसिस्टेंट और नॉट। नाउ जब हम डिस्कस कर रहे थे, सो नाउ the amendability of fundamental rights, okay, under article what 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके अंदर दिया है? अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी होती है भाई साहब दैट इज मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये दोनों कंबाइंड। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है भाई 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, दैट इज हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 1, ठीक है। ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो तब कहते हैं क्या? स्पेशल मेजॉरिटी। समझ गए? अब स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें होता ही क्या है और कैसे होता है। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले तो एक बिल आता है, बिल को कुछ प्रोसेस होती है और जब प्रेसिडेंट इसको असेंट कर देता है
तो फिर वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, उसकी जो ये प्रोसेस होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई बिल आता है, सपोज करो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास गया, फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई हूँ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या होते हैं, एक यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ हाउस। ठीक है, तो किसी भी एक हाउस में जाता है, जिसको मान लो फर्स्ट हाउस ये है जिसमें राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, दैट इज व्हाट 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, उसके बाद जब फर्स्ट हाउस से पास हो जाता है तो वो सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस मान लो अगर यहाँ पे इस केस में अगर लोकसभा है तो लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया। अब दोनों व्हेन पास्ड बाई बोथ दी हाउस सेपरेटली, जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो फिर उस बिल को इधर असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। अगर प्रेसिडेंट भी उसको असेंट कर देता है तो वो बिल वो बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। बेसिक यही प्रोसेस है कि एक बिल आया, वो पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में हाउस 1 में गया, सपोज वो एक राज्यसभा का हाउस मान लो, मतलब कोई बात हो सकता है, मान लो फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने स्पेशल मेजोरिटी से पास किया, फिर वो लोकसभा में गया, लोकसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ, फिर जब दोनों हाउस से पास हो गया फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है असेंट के लिए। ठीक है, बेसिक तो यही है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं कि अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये एक डिबेट है अंडर आर्टिकल 13 और अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, बेसिकली जो ये डिबेट है वो स्टार्ट कैसे है, इसका एक बैकग्राउंड है, वो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो कि फ्रॉम 1950 टू 1980 तक चला। बेसिकली क्या है कि एक क्या होता है, एक तो होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या होता है, तो एग्जीक्यूट द लॉ, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ और जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ। बट अगर हम बेसिकली ब्रॉडर क्लासिफाई करें तो 1950 से लेकर 64 तक नेहरू एरा चला। नेहरू जी आइडियलिज्म पे बिलीव करते थे, आइडियलिज्म पे बिलीव करते, तो नेहरू जी की ना उस टाइम पे इमेज ऐसी थी कि नेहरू जी मतलब एक लीडर थे। तो उस टाइम पे ना जो जुडिशरी थी वो लेजिस्लेचर के साथ तालमेल में चलती थी, ज़्यादा इतना कुछ वो नहीं हो रहता था। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी देखोगे ना कि इस टाइम के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं या जो जुडिशरी के जो जुडिशियल जजमेंट्स होंगे ना, वो हमेशा पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के सपोर्ट में होंगे। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में ये दोनों तो मर्जी हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, सेकंड फिर आता है गांधी एरा कौन होती है, इंदिरा गांधी कौन होती है, रियलिज्म। इंदिरा गांधी तो अपनी बात पे अड़ जाती थी ना मैडम, तो क्योंकि वो गूंगी गुड़िया तो थी नहीं, तो फिर उनके टाइम पे क्या, रियलिज्म क्या फॉलो करता है, रियलिज्म यार होता है, रियलिज्म मतलब अपनी बात रखने की कोशिश करता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पे ना जो ये पीरियड है, आप इस टाइम पे देखोगे कि अगर जुडिशरी का कोई भी कोर्ट जजमेंट आया होगा तो उसको एग्जीक्यूटिव ने, सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसको नल एंड वॉइड या उसकी जो जजमेंट है उस ओवरराइड करने की कोशिश करी होगी। इसमें आपको बहुत सारे, आप ये याद रखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें आप ये चीज़ देखोगे। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, यही तो पीरियड है। इसी पीरियड में देखना आप, उसमें क्या था कि उन्होंने पार्लियामेंट को पावर दे देता कि फंडामेंटल राइट्स को क्या अमेंड कर सकती है ना, और उस पर आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड करके लिख देता कि दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 विल नॉट बी ट्रीटेड अंडर आर्टिकल 13, है ना। उसके बाद आया यार पोस्ट 1984 के बाद कॉलिशन एरा। क्या था, कॉलिशन एरा में जो सरकार थी वो कॉलिशन के थ्रू बनी थी, मतलब किसी के पास एक मेजोरिटी नहीं थी। जब मेजोरिटी नहीं थी तो कॉलिशन गवर्नमेंट में क्या था, कॉलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे जुडिशरी एम्पावर कर जाती है, क्योंकि जुडिशरी के पास पावर आ जाती। तो आप देखना कि जितने उसके बाद पोस्ट 1984 जितने भी अमेंडमेंट्स जजमेंट्स आए उन सब में जुडिशरी का एक रोल रहा। जुडिशरी ने अपनी जो यहाँ पे इस पीरियड में जो उसकी अथॉरिटी को सब्जुगेट करने की कोशिश करी गई थी उसको इसने रिवाइव कर लिया। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी डिबेट। तो उससे पहले एक ओवर भी दे देता हूँ जो कल मैंने आपको वीडियो में दिया ही था। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, उसके बाद सज्जन सिंह केस, उसके बाद गोलकनाथ केस, उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद केशवानंद भारतीय केस, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर आता है मिनरल मिल्स केस। ठीक है, और ये जितने भी केसेस हैं ना और जितने भी ये लॉज हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये इन दोनों के बीच की एक डिबेट है कि कौन पावरफुल है, ये या ये। ठीक है, आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368। ठीक है, तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस आता है। शंकरी प्रसाद के बैकग्राउंड में क्या था, शंकरी प्रसाद के बैकग्राउंड में था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लैंड रिफॉर्म्स के लिए और रिजर्वेशन के लिए कुछ क्लॉजेस ऐड किए गए थे। ठीक है, बट रिजर्वेशन में क्या था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जा रहा था किसको, SC STs को जॉब्स और एजुकेशन में। बट 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उस टाइम पे हमारे पास फंडामेंटल राइट थे ना अंडर आर्टिकल 15 और 16, और इसमें क्या लिखा है कि कुछ ग्राउंड्स पे हमारे ये किसके अंदर आते हैं, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। और आर्टिकल 15-16 में क्या लिखा है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड जैसे रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ दे रखे हैं। ठीक है, ये हम मतलब फर्दर वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे बिल्कुल डेप्थ में, पर ऐसे ही तो दे रखे हैं। तो अब ये चीज़ कहाँ चैलेंज हुई, ये चीज़ चैलेंज हुई कहाँ पे, शंकरी प्रसाद केस में जब ये चैलेंज हुई कि भाई राइट टू इक्वालिटी दिया है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। तो अब अंडर आर्टिकल 13 क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट होती है पार्ट 3 के तो वो इनवैलिड है। ठीक है, तो भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कर दिया जिसमें इन्होंने रिजर्वेशन दिया, इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, जो SC ST को रिजर्वेशन, ये तो रेस, रिलीजन, कास्ट इनके बेसिस पे दे रहे हैं ना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा 1951 में। तो ये चीज़ चैलेंज हुई शंकरी प्रसाद के केस में। तब ये चैलेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनी लॉ अंडर आर्टिकल 13 डज नॉट क्लैरिफाई, कि आर्टिकल 13 के अंदर जो एनी लॉ लिखा है वो ये क्लैरिफाई नहीं करता है कि वो एनी लॉ में क्या क्या है, कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या नहीं है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज तो वैलिड रहेंगे
जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। मतलब कि अगर कोई भी जो लॉ है राइट कि एनी लॉ अंडर आर्टिकल 13 में जो एनी लॉ लिखा है वो बस ऑर्डिनरी लॉज के लिए है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए नहीं है। मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू अगर पार्लियामेंट के आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो चीज़ वैलिड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे बोला। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे तो फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि सज्जन सिंह केस हुआ। सज्जन सिंह के केस में क्या था कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, लैंड रिफॉर्म। उसमें 9th शेड्यूल ऐड कर, 9th शेड्यूल में कुछ लैंड रिफॉर्म्स लॉ डाल दी गई, जो कि 9th शेड्यूल क्या है कि 9th शेड्यूल या सॉर्ट ऑफ एक ब्लैंकेट बैन है ओवर द जुडिशियल रिव्यू। 9th शेड्यूल में आप कोई भी लॉ डाल सकते हो, अगर आप 9th शेड्यूल में कोई लॉ डाल देते तो वो जुडिशियली रिव्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला दिया लैंड रिफॉर्म के लिए। ठीक है, अब भाई ये तुमने ला दिया, बट अब क्या हुआ कि तुमने यहाँ पे जो 9th शेड्यूल पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया, तुमने जुडिशियल रिव्यू की पावर हटा दी। तो अभी तुमने किस को वायलेट कर दिया? अंडर आर्टिकल 13 रिट्स, ये सुप्रीम कोर्ट 226 के अंदर हाई कोर्ट, और अंडर आर्टिकल 32 राइट टू प्रॉपर्टी को भी ना। अब ये तो फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया भाई तुमने यहाँ पे। तो ये चीज़ फिर चैलेंज हुई कहाँ पे? सज्जन सिंह केस। अब ये टाइम पीरियड देख लो आप, 1965, नेहरू की नेरा चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वैलिड है भैया, जो अंडर आर्टिकल 13 जो है वो जो लिखा है एनी लॉ में केवल ऑर्डिनरी लॉ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं है। दैट इज एनी लॉ का मतलब है कि अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ होगी तो वो उसको आप वॉइड कर सकते हो, बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो आप उसको वॉइड नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ पे बेसिकली क्या था कि पार्लियामेंट को अपर एंड मिल रहा था बार बार। क्यों? पार्लियामेंट को थोड़ा पावर दे रहे थे कि यार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो उसको करना था वो कर रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ? 1967 में गोलकनाथ केस हुआ। गोलकनाथ में क्या हुआ कि एक कॉन्सेप्ट है गोलकनाथ, 1967 में क्या हुआ है? गोलकनाथ केस हुआ। गोलकनाथ केस 1967। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, क्योंकि एक रिवाइजरी जुडिशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अंडर रिवाइजरी जुडिशन कैन रिव्यू द जजमेंट। ठीक है, तो एक रिवाइजरी जुडिशन का करके तो 1967 में हुआ। गोलकनाथ केस में क्या था? गोलकनाथ में दिया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का मतलब क्या है ये हम आपको अभी बताते हैं, बट पहले ये सुन लो कि एक होता है रिवाइजरी जुडिशन। क्या होता है? दैट कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बाइंडिंग होगा ऑन ऑल अथॉरिटीज। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट रिवाइजरी जुडिशन के अंदर अपने जो प्रीवियस जजमेंट्स हैं उनको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि रिवाइजरी जुडिशन का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओवरराइड कर दिया, रिवर्स कर दिया क्या जो उन्होंने हरि प्रसाद और सज्जन सिंह केस में अपने वर्डिक्ट दिए थे। दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना जो प्रीवियस जो जजमेंट थे उनको रिवाइज करके बोला कि अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ है, लॉ में दोनों आता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ। दैट इज कि एनी लॉ, कोई भी लॉ हो, अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट पार्ट 3 द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो इनवैलिड होगी और नल एंड वॉइड होगी वो लॉ। समझ गए? मतलब यहाँ पे क्या किया? फंडामेंटल राइट को एक ट्रांसडेंशियल पोजीशन दे दिया, और ये बोला गया कि अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करी गई है, बट उसमें पावर किसको दी है ये तो डिफाइन है नहीं अंडर आर्टिकल 368 में। ठीक है, तो अब ये चीज़ जब ये चीज़ बोल दी गई कब? गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस कब हुआ? गोलकनाथ केस हुआ 1967। अब भाई इस टाइम पे आपको अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, इस टाइम पे कौन? गांधी नेरा चल रहा था। अब गवर्नमेंट किसकी थी? इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू आर्टिकल 13 में चेंज किया और आर्टिकल 368 में चेंज किया, और लिख दिया आर्टिकल 13 में चेंज करके लिख दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल अंडर आर्टिकल 13 शैल बी एप्लीकेबल टू एनी अमेंडमेंट मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। दैट इज कि अंडर आर्टिकल 368 के अंदर अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं तो आप उसको अंडर आर्टिकल 13 चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और अंडर आर्टिकल 368 भी उन्होंने अमेंडमेंट करके इंसर्ट कर दिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंड्स दिस प्रोसीजर। मतलब कि जो गोलकनाथ केस में क्या किया? गोलकनाथ केस में जो सज्जन सिंह और शंकर प्रसाद केस में जो पार्लियामेंट को एक अपर एंड मिल रहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड एज एन लॉ अंडर आर्टिकल 13, उसको ओवरराइड कर दिया। किसने? गोलकनाथ केस में क्या बोल दिया गया कि नहीं, अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ है वो कोई भी लॉ हो, एनी लॉ। ठीक है, और उसमें यह भी बोल दिया कि अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करता है, पर ये पावर किसके पास है ये डिफाइन नहीं करता। तो इंदिरा गांधी जी ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1971 में, 2 आर्टिकल में अमेंडमेंट करके कुछ क्लॉज इंसर्ट कर दिया आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड कर दिया, जिसमें लिख दिया नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी एप्लीकेबल टू एनी अमेंडमेंट मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, और 368 में कह दिया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्या हुआ? अब सुनो, अब डॉक्ट्रिन, अब कुछ मैं आपको बता दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कि जजमेंट्स जिस दिन दिया गया ना उस दिन के आगे, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और रेट्रोस्पेक्टिव होता है मतलब यार पास्ट से, मतलब अगर आज जजमेंट दिया तो मतलब बैक डेटेड इफेक्ट होगा उसका। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब कि रेट्रो ऐसे याद रख सकते हो, रेट्रो सॉर्ट ऑफ मतलब पास्ट बैक डेटेड इफेक्ट के लिए। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज से आगे, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अब ये हो गया। तो फिर आया केशवानंद भारती केस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, एक वोटर साइड मूवमेंट है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में जो बेसिक क्वेश्चन थे जो वो ये थे, क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और पावर किस पे है, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर,
ये चीज़ें, ये 3 चीज़ मेन क्वेश्चंस तो ये थे, ठीक है। अब केशवानंद भारती केस में 13 जन बेंच बैठी, जिसमें 7-6 का स्प्लिट जजमेंट आया। बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड भाई ये था कि केशवानंद भारती के 1973 में आया और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अभी जो मैंने आपको बताया अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया और अंडर आर्टिकल 368 में भी ये बोल दिया गया कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है? पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड इट्स प्रोसीजर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो एक्ट वैलिड है कि हाँ ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए और पार्लियामेंट की पावर है कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, ठीक है, ये दोनों वैलिड कर दिए गए। पर ये बोल दिया गया कि दैट इज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, दैट इज कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो पर आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप वॉयलेट नहीं कर सकते। किसी वैसे सपोज करो कि बहुत बेसिक एग्जांपल है कि कोई बिल्डिंग है तो उसमें पहले पिलर बन के उसका एक स्ट्रक्चर बनता है ना, फिर अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे कैसी भी बॉल्स निकाल सकते हो, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे भी ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो ये है कि यार आप फाउंडेशन नहीं तोड़ सकते किसी इंसान की, आप उसको रेनोवेट कर लो, कुछ भी कर लो, पर फाउंडेशन नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने एक सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन लगा दी किसके ऊपर? पार्लियामेंट के ऊपर, कि आप सब चलो कर लो कि ठीक है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपका है उसको हमने वैलिड कर दिया, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 73 में ये जजमेंट आया और 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फिर डाल दिया गया। उसने क्या बोल दिया? उसने भी बोल दिया कि उसमें क्या किया कि अंडर आर्टिकल 13 तो जो बोला उसमें ये बोला कि अंडर आर्टिकल 368 के अंदर 2 क्लॉज ऐड कर दिए गए और उसमें बोल दिया कि कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा एनी कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर और ना ही कोई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगी किसी भी अमेंडमेंट पे। ये कब बोल दिया? ये 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोल दिया 1976 में। इसके बाद फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जो 1978 में आया। इसने जो ये थे जो इसके जो चेंजेस थे जो 42 में अमेंडमेंट एक्ट में किए गए थे उनको रिवर्स किया। और उसके बाद एक केस आता है दैट इज मिनर्वा मिल्स केस, जिसमें कि उसके बाद एक केस आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देता है किसको? आर्टिकल 368 क्लॉज 4 368 क्लॉज 5 को, उसको बोल देता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है। क्यों? उसमें और क्योंकि यार बेसिकली हो क्या रहा था, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू की पावर ले रहा था और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी इनवैलिड कर रहा था। तो यहाँ पे मिनर्वा मिल्स केस ने इन आर्टिकल्स को स्ट्रक डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है, ठीक है। मतलब कि जुडिशियल रिव्यू भी को आप जुडिशियल रिव्यू की पावर को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं ले सकती है, ठीक है। और इस जजमेंट के थ्रू मिनर्वा मिल्स केस के थ्रू ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर कर दी जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे थी, जो कि केबीसी ने बोला था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे देख ही लिया था अभी, जैसे ना ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है अभी जो, तो ये तो हमने कवर कर ही लिया। आर्टिकल 13 एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वाइस और नल वर्ड। और आर्टिकल 13 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 13 टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, 3 में लॉज और 4th में ये। अब शायद आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। और AK गोपाल केस आपको शायद याद ही होगा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उसमें एक सेक्शन था जिसमें हम 3 मंथ्स अरेस्ट कर सकते हैं और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते थे, जो कि इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट से 19 से 20 से 21 से। तो फिर इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाई और सेक्शन 13 और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को नन अवॉइड कर दिया, ठीक है। सेवरेबिलिटी मतलब टू सेपरेट, मतलब कि जो इनवैलिड पोर्शन है उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद FN बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे आया जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद एक डिस्टिंक्शन बताया था। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के लिए जो ये 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। बिकाजी बेरार मोटर व्हीकल है, ये मैंने शायद ये 2 मैंने कवर भी कर लिया ऊपर वाली वीडियो में। और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में बोला जाता है कि अगर कोई लॉ है वो इनवैलिड है तो वो ओवरसेट हो जाएगी किसके भाई? फंडामेंटल राइट्स के लिए। ओवरसेट मतलब कि वो लॉ स्ट्रक डाउन नहीं हो जाएगी, वो डोरमेंट हो जाएगी, मतलब वो नहीं रहेगी। बट बाद में अगर मान लो फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट कर दिया हमने और जो शैडो पार्ट है उसको हटा दिया तो जो ओल्ड लॉ है वो दोबारा इफेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और डॉक्ट्रिन होती है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, दैट इज कि जो गोलकनाथ केस है वो उसका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर, और दैट मीन्स देयर विल बी नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब कि कोई बैक डेटेड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। KBC भी 1973 में आया था 24 अप्रैल 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑन एंड आफ्टर, मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा इसके बाद लगेगा, इससे पहले जो कुछ हो गया वो हो गया। जो 9th शेड्यूल था उसमें जो लॉज आफ्टर 24 अप्रैल ऑफ 1973 आएंगी वो सारी की सारे सब्जेक्ट होंगे किसके? जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि उससे पहले जो भी लॉज हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। बट 24 अप्रैल 90 के बाद जितनी भी अगर कोई लॉ अगर आप 9th शेड्यूल में डालते हो तो दैट लॉ कैन बी जुडिशियली रिव्यूड, ओके। और ये किस केस में बोला था? IR कोलो केस 2007 में, दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1973, ठीक है। तो ये क्या हुआ? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ ना कि IR कोलो में जजमेंट दिया कि बैक डेटेड इफेक्ट से बोला ना कि विद इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1973, क्योंकि ये 2007 में आया था। ये बैक डेटेड इफेक्ट करके बोला गया तो 9th शेड्यूल में इस डेट के बाद मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई लॉ अगर उसमें डाली जाती है तो दैट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड, ओके। उसके बाद आती है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, मतलब कैन इंडिविजुअल, मतलब होता है कि कैन इंडिविजुअल लीव और रिनाउंस देयर राइट? नो, यू कैन नॉट। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, आप फंडामेंटल राइट्स को रिनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। नो, आप वेव ऑफ नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को। सो नाउ आई थिंक वी हैव डन विद आवर वीडियो और आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मुझे मे बी तो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ये वीडियो देखी, एंड आई जस्ट वांट टू से समथिंग टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, है ना। और अगर आपके कोई फीडबैक्स हैं तो प्लीज़ कमेंट ओवर देयर, और
आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाऊँ, या फिर आपको क्या लगता है कि मतलब मैं क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ सजेशन चाहिए थे, तो प्लीज़ आप बता सकते हो मुझे दैट यार देखो, एक तो मैं कर सकता हूँ कि मैं पीपीटीज बना के लाऊँ और मैं क्लास में पढ़ा दूँ, ठीक है, ये काम मैं कर सकता हूँ और मेरे पास मतलब पीपीटीज हैं ऑलरेडी, ठीक है, बनी बनाई। तो एक तो मैं ये कर सकता हूँ, दूसरा ये कर सकता कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसका आर्टिकल लूँ, उसको निकालूँ, उसके आर्टिकल को आपको डिटेल में पढ़ाऊँ, मतलब उसकी पीपीटीज ना लाऊँ, मतलब ऐसे ही पढ़ाऊँ जैसे आज पढ़ाया इस वीडियो में। और उसके बाद फिर मैं आपको मतलब जैसे आज की जो वीडियो हमारी चली थी ना, कि मतलब एक आर्टिकल दिखा दिया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, फिर जो मैंने अपना हैंड रिटन जो भी था वो वैसे कर दिया। आज वाला अप्रोच सही था, या मैं फिर पीपीटीज लेके आऊँ और फिर मैं पीपीटीज के थ्रू आपको पढ़ाऊँ? तो यार ये प्लीज़ मेरे को कमेंट करना और बताना, और ये भी बताना यार कि आर्टिकल 13 समझ में आया भी या नहीं आया, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड लव यू।